हाय एवरीवन। तो आई होप अभी तक की बात आपने अच्छे से समझी होगी, अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा। हम देख रहे थे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम एक इंडिविजुअल का देख रहे थे। जो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन जाता है, उसके ऊपर तो नॉर्मल प्रोविजन लग जाएंगे हमारे इनकम टैक्स के, यानी जो भी हमारे प्रोविजन एक नॉर्मल एसएससी पे लगते हैं वही लगेंगे। बट जो रेजिडेंट नहीं बन पाता, जो हमारा इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं बन पाता, वो क्या बन जाता है? नॉन रेजिडेंट बन जाता है। और नॉन रेजिडेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है एक नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में 3 केस थे हमारे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 3 पूरा डिस्कस हो चुका था। आइए अब एक बार केस नंबर 1 और केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आइए, तो केस नंबर 1 हमारा क्या है? इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर इंडियन शिप ड्यूटी एज अ क्रू मेंबर। ठीक है, तो बेसिकली ये बेचारे भारत को छोड़कर जा रहे हैं, ये बेचारे भारत को छोड़कर जा रहे हैं, अपने काम से जा रहे हैं, इंडियन शिप की ड्यूटी पर जा रहे हैं। तो हम इनको थोड़ा रिलीफ देंगे, हम इनको थोड़ा रिलीफ देंगे। रिलीफ हमने कैसे दी? इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने एक कंडीशन लगाई, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमने एक कंडीशन लगाई। ठीक है, आइए लिखते हैं कि वो एक कंडीशन क्या है। ओनली वन कंडीशन। ठीक है, ओनली वन कंडीशन टू बिकम रेजिडेंट, टू बिकम रेजिडेंट इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देयर इज ओनली वन कंडीशन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक कंडीशन है। अगर वो एक कंडीशन पूरी हो गई तो आप जाते जाते रेजिडेंट बन जाओगे भारत में, और आपको फिर अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। बेसिकली अगर ये जो एम्प्लॉय, ये जो इंडियन शिप की ड्यूटी पर जा रहे हैं इंडियन सिटीजन, अगर ये रेजिडेंट नहीं बनते, अगर ये रेजिडेंट नहीं बनते तो इनकी पूरे साल की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है, इनकी पूरे साल की इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी अगर ये रेजिडेंट नहीं बन पाए। देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, तो अगर ये जिस साल में जा रहे हैं, ये जिस साल में जा रहे हैं, ये जिस साल में जा रहे हैं, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जा रहे हैं, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की हम इनकम निकालना चाहते हैं, जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की हम रेजिडेंशियल स्टेटस को पता लगाना चाहते हैं, अगर ये उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, अगर ये उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट नहीं बन पाए तो ये टैक्स नहीं देंगे और चले भी जाएंगे, और भारत वापस भी आएंगे तो इन्हें कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशन है रेजिडेंट बनने की। रेजिडेंट बनने की क्या कंडीशन है? मिनिमम 182 days in India during relevant previous year, during relevant previous year। हाँ जी, मिनिमम 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप भारत से जा रहे हो, अगर आप भारत से जा रहे हो तो प्लीज 182 दिन मत रहकर जाना, 182 दिन मत रहकर जाना, वरना आपने जितना पैसा कमा लिया रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और आगे जाके बाहर जितना भी कमाओगे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में, दोनों पर टैक्स देना पड़ जाएगा, दोनों पर टैक्स देना पड़ जाएगा।
तो इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि अगर आप जाना चाहते हो तो 182 दिन मत रहकर जाना, 182 दिन मत रहकर जाना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे अप्रैल में कितने डेज होते हैं? हमारे अप्रैल में कितने डेज होते हैं? अप्रैल में होते हैं 30 डेज। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। आज ये हमारी इरेजर क्यों नहीं चल रही, इसको क्या हो गया? ये नहीं चल रही, कोई बात नहीं, चलो। हमने लिखा 30 डेज ऑफ अप्रैल। ठीक है, 30 डेज ऑफ अप्रैल। फिर हम लिख रहे हैं 31 डेज ऑफ मई। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं 30 डेज ऑफ जून। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं नेक्स्ट 31 डेज ऑफ जुलाई। ठीक है, 30, 30, 61, 91, 91 और 30 आपके हो गए 121 और प्लस 122। और ले लेते हैं 31 डे हाँ जी, 31 डेज किसके? अगस्त के। ठीक है, एक बार इसको ऐसे करके देखते हैं, हमारी इरेजर चलती है क्या? नहीं चल रही, कोई बात नहीं। 31 डेज हमने ले लिए अगस्त के। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली कितने महीने आ गए? 1 2 3 4 5 महीने हमारे पास आ गए। अभी तक कितने डेज हुए हैं, एक बार हम इनका सम ऑफ कर लेते हैं। 30, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपके 150। 150 में हम 1 2 3 और ऐड कर देते हैं, तो अभी तक हमारे 153 डेज हो गए। ठीक है, 153 डेज हो गए। अब अगर मैं 181 में से 153 को माइनस करूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, 11 में से 3 गए, आपके पास कितना बचा? 8। ठीक है, और आपके पास 7 में से 5 गए तो आपके पास बचा 2। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा 28 डेज ऑफ सितंबर। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि आप है ना 28 सितंबर तक चले जाना, आप 28 सितंबर तक चले जाना। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी मर्जी, हम कभी जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 28 सितंबर तक चले जाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 180 डेज रहोगे और भारत छोड़कर चले जाओगे। मतलब आप 182 वाली कंडीशन को पूरा नहीं करके जाओगे और इसीलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बट एक बात याद रहे, जैसे आप 28 सितंबर को चले गए, 181 दिन रहकर, एक दिन की कमी थी बस। बट आप जो हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसकी लास्ट डेट यानी 31 मार्च को भारत आ गए वापस और फ्लाइट से हाय हेलो करने लगे। जब आप फ्लाइट से हाय हेलो करने लगे तो वहीं पर असेसिंग ऑफिसर खड़े थे कि बेटा आ जाओ आ जाओ, आपने कंडीशन पूरी कर दी, आपके 182 दिन पूरे हो गए भारत में। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा उस इनकम पर भी जो आपने 28 सितंबर तक कमाई थी और उस इनकम पर भी जो आप बाहर कमा कर आए हो। तो हम तो पूरे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि आप कितने दिन रहे भारत में। जैसे आप 31 अगस्त को चले गए, 28 सितंबर को वापस आ गए,
फिर अक्टूबर में चले गए, फिर नवंबर में आ गए। हम तो कुल देखो क्वेश्चन में एक तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन सिटीजन है या नहीं है, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये विदेश जा रहा है तो क्यों जा रहा है। तो अगर केस नंबर वन आपके क्वेश्चन में लग रहा है तो बेसिकली बस आपको यह देखना है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन की कंडीशन पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। और अब मेरी एक बार इरेजर चल गई है तो मैं ये एक्स्ट्रा चीजों को डिलीट भी कर देता हूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजों को डिलीट कर देता हूं। आई होप आप समझे होंगे। बस आपको 182 दिन देखना है पूरे साल में, चाहे वो कैजुअली आ रहा है, कैजुअली जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कल आया, परसों चला गया, फिर आ गया। हमको तो टोटल देखना है कि 182 दिन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे केस नंबर 2 पर। अब हम आते हैं हमारे केस नंबर 2 पर। और केस नंबर 2 पे जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा नया केस है तो इसीलिए एक बार इस पर ध्यान देंगे। हां जी, तो इंडियन सिटीजन भारत आए, जो बाहर रहते हैं भारत आए कुतुब मीनार देखने, नानी जी से मिलने, गर्लफ्रेंड से मिलने, ताजमहल देखने, चांदनी चौक की जलेबी खाने, नटराज के भल्ले पापड़ी खाने, कुछ भी खाने आए, तो अगर ये ज्यादा खाने में मशहूर हो गए, अगर ये ज्यादा दिन कुतुब मीनार को देखने में लगा दिया इन्होंने, अगर ये नानी के घर ज्यादा रुक गए तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। कितना ज्यादा? आइए एक बार यहां पर फर्दर 2 केस है। इफ income received in India, or accrue from India, or control from India, हम उस इंडियन सिटीजन की इनकम देखेंगे जो इंडिया में रिसीव हुई, या हम मान लेंगे रिसीव हुई, जो इंडिया से एक्रू हुई, या हम मान लेंगे कि एक्रू हुई, जो इंडिया से कंट्रोल हो रही है। अगर ये तीनों इनकम या फिर और these all 3 इनकम, या फिर तीनों को मिलाकर एक्सीड्स, अगर ये एक्सीड हो जाती है कितने रुपयों से? 15 लाख रुपयों से। अगर ये ज्यादा है, अगर ये 15 लाख रुपयों से ज्यादा है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं आपको एक बार रीड कराता हूं कि ये लाइन कहां पर लिखी है और मैंने इस लाइन को कैसे मॉडिफाई किया है। In case of the Indian citizen or person of Indian origin having total income other than income from foreign source की इनकम हटाकर तो कौन कौन सी इनकम बची? ये तीनों ही तो बची। एक तो आपकी ये वाली, एक आपकी ये वाली, और एक आपकी ये वाली। एज पर सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जो हमारी एक टेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग यही तीनों बची। अगर ये एक्सीड कर जाती है 15 लाख रुपयों से, अगर ये 15 लाख रुपए से एक्सीड कर जाती है तो फिर क्या होगा? आइए, तो फिर इनके पास 2 बेसिक कंडीशन है। इनके पास 2 बेसिक कंडीशन है। दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक अगर पूरी हो गई, दोनों में से
कोई भी अगर एक पूरी हो गई तो ये क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। पहली क्या है, पहली तो वही है मिनिमम 182 डेज इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल की आप बात कर रहे हो। दूसरा क्या है, मिनिमम अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर 60 डेज था तो उस 60 डेज को इन्होंने 120 डेज कर दिया। 120 डेज इन इंडिया एंड 365 days and 365 days during 4 immediate, तुरंत पिछले, immediate preceding previous year from रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, बस यही कंडीशन है जो हमने अदर्स में देखी थी, बस 60 डेज को उठाकर 120 डेज कर दिया। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, 182 दिन पूरे हो जाए तो आप फिर तो फंस गए, यहां नहीं फंसोगे तो वहां फंसोगे, तो 182 डेज पे तो हर कोई फंसेगा, चाहे वो केस नंबर 1 हो, चाहे केस नंबर 2 हो, चाहे केस नंबर 3 हो। 182 डेज पूरे होते ही तीनों फंस जाएंगे। ठीक है, बट अगर दूसरी बेसिक कंडीशन इनके ऊपर लगानी है, अगर दूसरी बेसिक कंडीशन इनके ऊपर लगानी है तो इनको 182 दिन होना चाहिए डेज इन इंडिया इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब अगर इनकी इनकम 15 लाख को एक्सीड नहीं है, अप टू 15 लाख है, तो क्या होगा, आइए यहां पे लिख देता हूं, इफ सच अबव 3 इनकम्स इज अप टू ₹15 लाख, अप टू ₹15 लाख, तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ एक, वैसे तो दोनों है, मैं आपको चलो दोनों लिखवा देता हूं, बट क्रक्स एक ही निकलता है, वैसे तो दोनों है। पहली क्या है, मिनिमम 182 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और दूसरी क्या है, मिनिमम 182 days in relevant previous year and 365 days during 4 immediate preceding previous year from relevant previous year। अब जब दोनों में 182 प्रीवियस ईयर में यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में चाहिए ही चाहिए, जब दोनों में चाहिए ही चाहिए, तो इस सेकंड कंडीशन का फायदा ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको ही फॉलो करो। अगर 182 दिन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में है तो ठीक है, वरना आप रेजिडेंट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और कुल मिला के यहां तक आपके सारे केस डिस्कस होते हैं।
यहां पर आपके तीनों केस मैंने डिस्कस कर दिए और तीनों केस मैंने बंद कर दिए। इससे नीचे आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। हां जी, देखो, जो केस नंबर 1 है ना, जो इंडियन सिटीजन है, जो भारत को छोड़कर जा रहा है, जो भारत को छोड़कर जा रहा है अपने काम के पर्पज से या फिर इंडियन शिप की ड्यूटी पे, तो जो इंडियन शिप की ड्यूटी पर जा रहा है ना, जो इंडियन शिप की ड्यूटी पर जा रहा है, उसका जाने वाला दिन और उसका आने वाला दिन काउंट नहीं होगा। सर इससे क्या फायदा होगा? इससे तो फायदा ही होगा, मतलब हमको रिलीफ मिल जाएगी ना, हमारे जाने वाला दिन और आने वाला दिन काउंट नहीं होगा, मतलब 182 दिन से माइनस हो जाएगा। जब हम चेक करेंगे कि 182 डेज पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर हमको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। तो इंडियन शिप की जो ड्यूटी पर जा रहा है, उनके जाने वाला दिन और उनके आने वाला दिन काउंट नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। बट जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जा रहा है उनका तो होगा। तो कुल मिला के अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। अब मैं आपको एक नई चीज और बताना चाहता हूं। यहां तक की बात तो हमारी खत्म हो गई। तो हम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे, अभी तक हम क्या देख रहे थे? रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। हम क्या देख रहे थे? रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे थे इंडिविजुअल का। तो अगर इंडिविजुअल ने कंडीशन पूरी कर दी, अगर इस इंडिविजुअल ने कंडीशन पूरी कर दी, अगर इस इंडिविजुअल ने कंडीशन पूरी कर दी, तो ये इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? ये इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट। ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, ठीक है। अगर इस इंडिविजुअल ने कंडीशन पूरी नहीं करी, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट, ठीक है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। अभी तक हमने यही तो सीखा। अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जितना हमने पढ़ लिया है, जितना हमने सीख लिया है, उसको बुक से रीड करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट ROR भी हो सकता है और ये RNOR भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ सर? अभी बताता हूं मतलब क्या है। हां जी, ये ROR भी हो सकता है और RNOR भी हो सकता है। हां जी सर, मतलब क्या है? हम इनकी फर्दर कैटेगरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिविजुअल और HUF, बस ये दो असेसी है हमारे पास, जो रेजिडेंट बनने के बाद हम देखते हैं ROR है या RNOR है। ऐसा क्यों देखते हैं? सेक्शन 5 इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमें एक टेबल देता है, और टेबल में हमको बताता है कि कौन सी इनकम ROR के लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम RNOR के लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम NR के लिए टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो बेसिकली R के बाद भी कुछ कंडीशन है। अगर कंडीशन पूरी हो गई तो वो R ROR बन जाएगा। अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो R RNOR बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। चलिए एक बार हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा सा रीड करेंगे, फिर बात करेंगे ROR और RNOR की। ऑलराइट, चलिए। हां जी, तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, एक बार उसको फटाफट से रीड कर लेते हैं अपनी बुक से। सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंशियल स्टेटस। सेक्शन नंबर 6 में लिखा है कि असेसी रेजिडेंट कब बनता है, हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ एन असेसी, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, मैं सारी बात बता चुका हूं। टोटल इनकम ऑफ एन असेसी कैन नॉट बी कंप्यूटेड
unless the person's residential status in India during the previous year is known। हम किसी भी एसएससी की इनकम नहीं निकाल सकते, उनका टैक्स नहीं निकाल सकते जब तक हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो। Thus, determining residential status of a person is important for calculating tax liability of a person। Section 6 of the Income Tax Act prescribes the test। सेक्शन 6 में वो टेस्ट है, मतलब हम कंडीशन देखते हैं ना तो वो टेस्ट ही तो है, हम दिन को काउंट करते हैं तो वो टेस्ट ही तो है। तो सेक्शन 6 ने हमको एक टेस्ट बताया है टू बी अप्लाइड to determine the residential status of all taxpayer of all the person। there are 7 persons for purposes of income tax and assessee's residential status must be determined with reference to previous year। हम किस साल का निकालेंगे? in respect of which income is sought to be taxed। जिस साल की इनकम निकालेंगे उस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस भी देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम हम असेसमेंट ईयर में निकालते हैं। ठीक है, हमारे एसएससी या तो वो रेजिडेंट होते हैं या वो सीधा का सीधा नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल और एचईएफ की बात करूं, इंडिविजुअल और एचईएफ की बात करूं, ये फर्दर आरओआर और आरएनओआर में भी कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, अभी हमने जाते जाते डिस्कस किया था। टू बेसिक कंडीशन फॉर अ पर्सन टू बी अ रेजिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। जो हमने दो बेसिक कंडीशन पढ़ी है 182 डेज वाली और आपकी 365 और 60 वाली, वो आपकी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में लिखी गई है। ठीक है, दिखा देता हूं आपको कौन सी, केस नंबर 3 वाली, ये जो हमारा है ना केस नंबर 3, ये वाली यहां पे लिख देता हूं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। आइए पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल की बात करिए हमने अभी तक, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया is said to be resident in India in any previous year if he fulfills any one condition from the following two। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में लिखा गया है he is in India in the previous year for a period or periods amounting in all to 182 days or more, that is he has been in India for minimum 182 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर मिनिमम 365 डेज ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर मिनिमम 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नोट, द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। मतलब जो भारत का समुद्र है, अगर आप उसमें भी हो, आप कह रहे हो मैं तो भारत की जमीन पे आया ही नहीं, तू भारत के पानी में तो है ना, तो हम तेरे दिन काउंट करेंगे। ठीक है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स into the sea from Indian coastline. Even the stay in a ship or boat moored in the territorial water of India would be sufficient to make the individual resident in India। अगर आपका प्लेन भी ऊपर है और प्लेन ऊपर ही हाईजैक हो जाता है, बहुत पुराना एग्जांपल है हमारे टाइम का, अगर प्लेन ऊपर आपका हाईजैक हो जाता है बट वो भारत के ऊपर है तो हम मानेंगे कि आप भारत में हो। ठीक है, चलिए 1 नॉटिकल माइल्स में 1.15 माइल्स होते हैं, यानी कि 1.853 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? हां जी, एक बार चेक करें क्या 1 नॉटिकल माइल्स,
हाँ यही है 1852 मीटर, तो हमने तो किलोमीटर में लिख लिया ना, ठीक है। आगे देखते हैं। ये रहा a unit measuring distance at sea equal to 1852 मीटर्स, और हमने किलोमीटर में ले लिया। हमने किस में लिया है? किलोमीटर में, तो बात एक ही है, ठीक है। चलिए हाँ जी आगे बढ़ते हैं। B point, it is not necessary that the period of stay must be continue or active, nor is it essential that their stay should be at usual place of residence, business, employment of the individual। ये कह रहे हैं जरूरी नहीं कि आप 182 दिन, 60 दिन, 365 दिन एक साथ रहो, नहीं, आप अगर आए चले गए तो हम वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। एक साथ कॉन्टिन्यूअस वाला कोई भी रूल यहां पर नहीं है। फिर ये कह रहे हैं आप कहीं पर रहो, अपने घर रहो, बिजनेस की जगह पे रहो, कहीं पर रहो, भारत में हो ना, हम काउंट करेंगे कि आप भारत में हैं। फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, बोथ द डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। जाने वाला दिन और आने वाला दिन आपका काउंट होगा, ठीक है। बट जो इंडियन शिप की ड्यूटी पर जाते हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट, the resident of an individual for income tax purpose has nothing to do with citizenship, place of birth, domicile। हमें फर्क नहीं पड़ता आप भारत के सिटीजन हो, आपका भारत में जन्म हुआ है, आपके पास इंडियन डोमिसाइल है या नहीं है। An individual can therefore be resident in more than one countries even though he can have only one domicile। जैसे अक्षय कुमार के पास कनाडा की सिटीजनशिप भी है, तो ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो एक से ज्यादा कंट्री में टैक्स देते हैं, बिकॉज वो अपने रेजिडेंशियल स्टेटस को वहां पर भी पूरा कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए डीम्ड रेजिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार देखेंगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, जो क्या है? इंडियन सिटीजन है, एंड हैविंग टोटल इनकम, कौन सी इनकम? वही 3, इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया से एक्रू हुई या इंडिया से कंट्रोल हुई, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, दैट इज इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, बट इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया इज इंक्लूडेड। मैंने कहा है ना, वही 3 इनकम आपको लेनी है, जो लिखवाया है उसी पे ध्यान देना, ठीक है। ये तो बस हम एक बार रीड कर रहे हैं। एंड विच इज नॉट डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, हम तो सिर्फ इंडिया वाली लेंगे ना, ये कह रहे हैं तो बाहर हुई है, तो बस वही तीनों इनकम पे ध्यान देना। दोबारा दिखा देता हूं कौन कौन सी, जो इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया से एक्रू हुई या इंडिया से कंट्रोल होती है। अगर वो 15 लाख से ज्यादा की है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा की है, ठीक है, वुड बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ, ये तीसरा पॉइंट है, इफ ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहा, तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम उसको डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे और उससे इंडिया में टैक्स की वसूली कर लेंगे, ठीक है। बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। हाउएवर, दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 6(1). अरे जो सीधे सीधे रास्ते से रेजिडेंट बन गया, हमको उसको फंसाने की क्या जरूरत है, वो तो रेजिडेंट है ही, ठीक है। चलिए, एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, हमारी कुछ कंडीशन चेंज हो गई थी, तो हमने उसको केस 1 और केस 2 में लिख दिया था। केस 1 क्या है आपका? बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू
ऑफ एन इंडियन शिप या फिर एलिजिबल वॉयज। ये एलिजिबल वॉयज क्या है? शैल मीन्स अ वॉयज अंडरटेकन बाय अ शिप एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इंटरनेशनल ट्रैफिक। किसमें? इंटरनेशनल ट्रैफिक में। शिप का एक हिस्सा ही होता है वॉयज, ठीक है। पीरियड ऑफ स्टे शैल एक्सक्लूड द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया in respect of an eligible voyage shall not include the period beginning from the date of joining till the date of signing off। भाई जब आप चले गए तो तब तो आप भारत में हो नहीं ना, तो हम तो 182 दिन देखेंगे। जो लिखवाया है उसी को अच्छे से समझो, ज्यादा आप दिमाग मत लगाओ। इसके लिए इन्होंने क्या किया? पहली बेसिक कंडीशन तो वही है, सेकंड बेसिक कंडीशन में जो 60 डेज थे उसको 182 डेज कर दिया। जो 60 डेज थे उसको 182 डेज कर दिया। अरे अगर आप सेकंड कंडीशन देखोगे तो इससे सेकंड कंडीशन में भी 182 डेज है। ये मिनिमम यहां पे रब हो गया है, दोबारा लिख देता हूं। हां जी, सेकंड बेसिक कंडीशन में भी 182 दिन देखने हैं, तो इससे अच्छा तो आप सीधा 182 दिन लिख दो। अगर 182 दिन पूरे हो गए तो रेजिडेंट बन गए, वरना नहीं बने, ठीक है। क्योंकि पहली पे भी 182 चाहिए और दूसरी पे भी 182 चाहिए, तो सीधा का सीधा 182 देख लो। सेकंड में नहीं फंसे तो पहली में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया वहां पे? सिर्फ और सिर्फ 182 डेज लिख दिया। अब केस नंबर 2, Indian citizen being a citizen of India or a person of Indian origin within the meaning of explanation to clause E of section 115C who being outside India comes on a visit to India in any previous year। आप भारत आए, in case of the citizen or person of Indian origin having total income other than income from foreign source up to 15 lakh ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, देन द वर्ड 60 डेज को हटाकर हमने 182 डेज कर दिया था। ये देखो नीचे है 182 प्लस 365, ठीक है, हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। और अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो 120 दिन हमने यहां पे लगा दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देयरफॉर टू बेसिक कंडीशन फॉर द अबव टू केसेस आर एज फॉलोज। इसके लिए आप इसको इग्नोर करो, मैंने आपको लिखवा दिया है। वैसे भाई 182 दिन तो सब पर लगेगी, ठीक है। उसके बाद 182 और 120 आ गया किसी की जगह, 60 की जगह, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट नोट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है? अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, इफ ही or either of his parents or grandparents were born in undivided India। Here grandparents may be paternal or maternal। नाना नानी हो या दादा दादी हो, अगर वे उनका भारत में जन्म हुआ था, तो आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो। आपका जन्म हुआ है तो फिर तो आप हो ही हो। आपके पेरेंट्स का हुआ है, किसी भी एक पेरेंट्स का हुआ है, तो फिर भी आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो। ये कह रहे हैं इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। ये कह रहे हैं इन केस ऑफ एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल हु वाज स्ट्रैंडेड इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19, जो बेचारे कोविड-19 की वजह से भारत में फंस गए थे क्योंकि फ्लाइट बंद हो गई थी। द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड दैट देयर स्टे इन द कंट्री ड्यूरिंग द पेंडेमिक ड्यूरिंग द पीरियड विल नॉट बी काउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर रेजिडेंसी स्टेटस फॉर टैक्सेशन पर्पस, ठीक है। चलिए, ये लाइन आपकी रिपीट है, एक बार पढ़ लेता हूं मैं। डीम्ड रेजिडेंट से है ये। An individual being a citizen of India having total income other than the income from foreign source exceeding rupees 15 lakh during the previous year shall be
डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया अगर वो और कहीं पर टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, ये बात भी हमारी हो चुकी है। नॉन रेजिडेंट कौन होता है? जो कंडीशन पूरी नहीं करता, जो कंडीशन पूरी नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रेजिडेंट, और उस पर नॉन रेजिडेंट के प्रोविजन लगते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉन रेजिडेंट के प्रोविजन लगाने हैं तो सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो अगर वो रेजिडेंट नहीं बन पाया तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा चैप्टर हमारा रहता है मतलब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कितना रहता है, तो बस थोड़ा सा रहता है, और बाकी सबका तो बहुत इजी है। एक एक कंडीशन है बस, अगर बिजनेस यहां है तो रेजिडेंट है, वरना नहीं है, बस वहां पे डिन विन काउंट नहीं करने आपको, वो बहुत इजी है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ROR पे। ठीक है, आइए, हां जी, अब मैं आपको लेकर चलता हूं ROR पे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, टू एडिशनल कंडीशंस, या फिर चलो ब्लैक पेन से डालेंगे, हां जी, लिखेंगे टू एडिशनल कंडीशन फॉर, टू एडिशनल कंडीशन फॉर, किसके लिए? अरे जो इंडिविजुअल रेजिडेंट बन गया, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल टू बिकम, हां जी, टू बिकम, टू बिकम वो क्या बन जाएगा? देखो यहां पर लिखा है, वो बन जाएगा आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं ROR। आप R तो बन चुके, अब आप R से ROR बनोगे या नहीं बनोगे वो आपको सफर तय करना है। ठीक है, अब लिखेंगे टू बिकम ROR comma following both conditions, हां जी, टू बिकम ROR following both conditions must be fulfilled। हमारे पास दो कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशन है, अगर ये दोनों पूरी हो जाती है तो आप R से ROR बन जाओगे। ठीक है, आप R से ROR बन जाओगे। लिखेंगे पहली, लिखेंगे पहली इंडिविजुअल, हां जी, लिखेंगे इंडिविजुअल individual must be in India, must be in India for minimum 730 days, for minimum 730 days during 7
इमीडिएट, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को काउंट नहीं करेंगे। 7 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। हां जी, बिल्कुल इजी सी कंडीशन है, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है। आपको बस ये देखना है, जैसे 4 सालों में 365 देखते हो ना, बस 3 साल और आगे चले जाओ तो 7 सालों के आपको बस क्या देखने हैं कि 730 दिन पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आपकी ये कंडीशन पूरी होती है तो ये भी देखो कि नीचे वाली पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। इंडिविजुअल मस्ट बी स्टे लिखेंगे, मस्ट बी स्टे, या फिर लिखेंगे इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया, मस्ट बी इन इंडिया एज रेजिडेंट, एज रेजिडेंट for minimum 2 years, out of 10 immediate। बस जैसे आप 3 साल से 7 साल पे आए, वैसे 3 साल और आगे चले जाओ यार। आउट ऑफ 10 इमीडिएट, preceding previous year, from relevant previous year। हां जी, इंडिविजुअल भारत में होना चाहिए, कैसे? एज रेजिडेंट। तो क्वेश्चन या तो आपको बता देगा कि इन सालों में ये रेजिडेंट था, या फिर आपको केस नंबर 3 लगाना है सिर्फ, क्योंकि ये दोनों केस तो नए आए हैं अभी। सिर्फ केस नंबर 3 लगाना, आप उस साल पे लगाना जिस साल का देख रहे हो, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर पे लगा देना और देख लेना कि पिछले 10 सालों में क्या किसी भी 2 साल, लगातार हमें नहीं चाहिए, क्या किसी भी 2 साल ये इंडिया में रेजिडेंट था या नहीं था, ये इंडिया में रेजिडेंट था या नहीं था। तो अगर था तो ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो रेजिडेंट ROR बन जाएगा, वो रेजिडेंट ROR बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर है आपका? देखो हमने क्या किया, हमने पहले अच्छे से यह देखा कि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि वो ROR बनेगा या RNOR बनेगा। अगर ये दोनों कंडीशन या इन दोनों में से एक पूरी हो गई, एक पूरी नहीं हुई, तो दोनों ही केसेस में आप ROR नहीं बनेंगे। लिख देता हूं नोट, if above 2 conditions or any one of two are not fulfilled, then such resident assessee, या फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखेंगे, क्योंकि असेसी तो बहुत सारे होते हैं ना, 7 तरह के होते हैं।
then such resident individual becomes RNOR, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रेजिडेंट तो आप हो, रेजिडेंट लेकिन बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है जी, बात क्लियर है? तो अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होती है तो आप आर से ROR बन जाओगे, वरना नहीं। और ये दोनों कंडीशन तीनों केसेस पे लगती है। सिंपल है, सिंपल। बस पिछले 730 दिन आपको देखने हैं 7 सालों में, और उन्हीं 10 सालों में आपको देखना है कि आप 2 साल रेजिडेंट हो या नहीं हो। पिछले 10 सालों में चाहे पहले साल हो, तीसरे साल हो, चौथे साल हो या 5वें साल हो, छठे साल हो या पहले साल हो, बस कोई भी 2 साल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती देन यू बिकम RNOR। ठीक है, RNOR की फुल फॉर्म रेजिडेंट तो आप हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो सर हम ये ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको बताया सेक्शन 5 में एक टेबल बताई जाती है, उस टेबल में हम देखते हैं कौन सी इनकम ROR के लिए टैक्सेबल है, कौन सी RNOR के लिए और कौन सी NR के लिए। तो इंडिविजुअल में हमें 3 कैटेगरी मिल जाती है, 1, 2 और ये आपकी 3। ठीक है, अभी जब हम टेबल अगर पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे तो जरूर आपको हम बताएंगे, मतलब आज नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बोथ द 2 सेकेंडरी कंडीशन मेंशन बिलो शुड बी फुलफिल बाय द रेजिडेंट असेसी फॉर द स्टेटस ऑफ ROR। ठीक है, पहली, ही इज अ रेजिडेंट इन एट लीस्ट any 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year, and he has been in India for 730 days or more during the 7 previous year immediately preceding the relevant previous year। फिर देखते हैं कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन बनेगा। An individual is not ordinary resident in any previous year if, अगर उसने सेकेंडरी कंडीशन का पालन नहीं किया, या फिर he is a citizen of India, मतलब या क्या, ये भी पूरी होनी चाहिए। He is a citizen of India or a person of Indian origin having total income, हमने कहा था ना कि उसको डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे, तो उसको RNOR मान लेंगे हम। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था डीम्ड रेजिडेंट, तो वो RNOR की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 120 और मोर बट लेस देन 182 डेज। कुल मिला के वही है, जिसने कंडीशन पूरी नहीं करी वो RNOR है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया, एक भारत का नागरिक जिसको हमने R मान लिया, जिसको हमने R मान लिया, तो R के बाद RNOR की कैटेगरी तो आती है। भाई कंडीशन पूरी नहीं करी होगी सेकेंडरी वाली, हमने माना ना, तो यार सब कुछ थोड़ी मान लोगे आप। एक बार मान लिया, ठीक है, आपने रेजिडेंट मान लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? RNOR। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द असेसी शुड बी डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर सेपरेटली, पॉइंट क्लियर है। एन इंडिविजुअल मे बी रेजिडेंट इन मोर देन 1 कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ईयर, पॉइंट क्लियर है। पर्पस ऑफ स्टे इज इमटेरियल, हमें नहीं पता आप क्या करने आए, आप गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो, चाहे आप अपने मम्मी पापा के पास आए हो, चाहे कुतुब मीनार देखने आए हो, चाहे बिजनेस से आए हो, चाहे जलेबी खाने आए हो, कुछ भी करने आए हो, चाहे हॉस्पिटल में आए हो, चाहे पढ़ने आए हो, कुछ भी करने आए हो। ठीक है, while determining residential status the day of leaving and returning to India should be considered। ठीक है,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज वन हु इज आइदर और ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. इंडियन मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट्स टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. ऊपर क्या था? वो 12 नॉटिकल माइल्स था. अच्छा, वो कोस्टल वाटर से था. ठीक है, हां जी, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स एंड एयर स्पेस. जो आप ऊपर हवाई जहाज में हाईजैक हो गए वो भी आपका कवर है, टेरिटोरियल वाटर भी आपका कवर है. ठीक है, वेयर द एग्जैक्ट अराइवल एंड डिपार्चर टाइम इज नॉट अवेलेबल, देन द डे ही कम्स टू इंडिया एंड द डे ही लीव्स इंडिया इज काउंटेड एज स्टे इन इंडिया. स्टेप्स टू सोल्व रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप ये देखो कि वो कौन से केस में आ रहा है. केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल फॉल्स अंडर एक्सेप्शन. एक्सेप्शन से मैंने क्या निकाले है? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. अगर वो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 जिसमें भी आ रही है, आप उनको फॉलो करो और उनकी बेसिक कंडीशन को लगाओ. इफ यस, दैट इज फॉल्स अंडर एक्सेप्शन, अप्लाई ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन. क्योंकि 182 पे तो सभी फंस जाएंगे, चाहे कोई भी हो वो. ठीक है, तीनों केस वाले 182 पे तो फंसेंगे ही फंसेंगे. इफ सेटिस्फाइड देन ही विल बी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. बिकॉज if first basic condition is not fulfilled, then automatically second basic condition not fulfilled. Second basic condition need 182 days as minimum. जो मैंने केस लिखवाए हैं उनको ही रेफर करना बस. If no, then apply both basic condition and individual become resident on satisfaction of any of the condition. फिर आपको क्या चेक करना है कि वो RNOR है या फिर ROR है. ठीक है जी, चलिए, तो ये तो हमारी बुक की बातें थी. बस आपको बार बार बोलूंगा कि ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत मेहनत करके भी समझाया है. ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से कंप्लीट करना, इसको अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुल मिला के हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर लिया. अब आपको पता लग गया होगा कि जो इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं बन पाया वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा और उस पर कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं नॉन रेजिडेंट के, हम उनको कवर करते हैं. ठीक है, अब इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की तो बात हो गई है. अब अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस के टॉपिक की बात करूं तो अभी उसमें हमको देखना है HUF का, फर्म LLP का, कंपनी का, ठीक है, AOP BOI का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का और लोकल अथॉरिटी का. ठीक है, तो उनमें बहुत इजी है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में, बहुत इजी है. बस उनका पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या बोला मैंने? पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर भारत में है देन दे आर रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. HUF के केस में हम देखते हैं, आपको बता देता हूं ओरली. HUF के केस में अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली हो चाहे पार्टली हो, इंडिया में है तो वो HUF रेजिडेंट है. अब ROR या RNOR कैसे देखेंगे? अगर उस HUF का कर्ता इन दोनों कंडीशन को पूरा कर देता है तो HUF क्या बन जाएगी? ROR बन जाएगी. हमें यह नहीं देखना कि HUF का कर्ता रेजिडेंट है या नहीं है. अगर HUF के कर्ता ने ये दोनों कंडीशन पूरी कर दी तो HUF क्या बन जाएगी? HUF आपकी ROR बन जाएगी. और R कैसे बनेगी? अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है. अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो रेजिडेंट नहीं है, बट अगर होली या फिर कुछ हिस्सा इंडिया में है तो वो HUF रेजिडेंट बन जाएगी. और ROR कैसे बनेगी? अगर उसका कर्ता ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को
पूरा कर देता है। ठीक है, और बाकी सब में भी ऐसा ही है, बस बाकी सब में आर ओ आर की कैटेगरी नहीं है, या तो आर बनेंगे या एन आर बनेंगे सीधा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आप इनको अच्छे से देखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछा करो, डाउट आएगा तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।